आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत है। परहैप्स शायद ये पहला सेशन है मेरा जो उड़ान बैच अभी आपका स्टार्ट होने वाला है मई फर्स्ट वीक में, है ना। तो उस उड़ान बैच के स्टडी प्लान को लेकर के एक सेपरेट सा सेशन ये आई थिंक पहली बार है। तो आज बहुत अच्छे से डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स को कि ये जो उड़ान इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है जो आपके 2023 के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको क्यों आखिर इंग्लिश पे इतना ध्यान देना है, क्यों आखिर उड़ान बैच को आपको ज्वाइन करना है, इसके स्टडी प्लान इस बार क्या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन करके आई हैं, किस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं इस पूरे बैच में। तो ये सारा का सारा आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं केवल 15 से 20 मिनट लूँगा आप सब लोगों का, और आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि जो पॉइंट्स अभी हमने आपसे डिस्कस किए वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आज बैच में कुछ सरप्राइजेस भी हैं, है ना, कुछ आपके लिए ऑफर्स वगैरह भी हैं, तो वो भी आपको जानने में यहाँ पे आ जाएगा। तो जो लोग पहली बार सेशन को यहाँ पे देख रहे हैं वो लोग बहुत मतलब ईमानदारी से और ऑनेस्टली से पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें हैं इंग्लिश में जो आपको कंप्लीट करनी है। उन पूरे इंग्लिश में आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए ये बैच जो है वो आपको किस तरीके से मदद कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं वाई ज्वाइन उड़ान। क्यों आखिर ये बैच हम लोग क्यों ज्वाइन करेंगे, और इंग्लिश का जो भी बच्चे वीक हैं या फिर जो भी यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते हैं, मॉक में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, पूरा का पूरा हिंदी मीडियम या फिर किसी रीजनल मीडियम से बिलोंग करते हैं, स्पेशली बंगाल, उड़ीसा, बिहार, है ना, इन जो बच्चे इन स्टेट्स के बच्चों के तो, और झारखंड, इन 4 स्टेट्स के बच्चों की इंग्लिश की हालत तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर रहा हूँ, है ना। बाकी जो रीजनल आपके होंगे उनकी भी हालत जो है वो इंग्लिश के जिस तरीके से अगर वो वीक होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा सा पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों की एक चीज़ बता दूं कि जितने भी अभी एस्पिरेंट हैं, हम लोग यहाँ पे किन किन एग्ज़ाम के लिए कोशिश यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो एग्ज़ाम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है RBI असिस्टेंट, ठीक है। मैं ग्रेड ए और ग्रेड बी के एग्जाम के नाम बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 बड़े एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे RBI असिस्टेंट हो गया और RRBs हो गए। RRB को मैंने यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है। RRB को क्यों? क्योंकि इसके प्री में इंग्लिश नहीं है, इसके मेंस में इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपकी IBPS की, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं SBI की। अब देखो यहाँ पे RBI असिस्टेंट, RRB के 2 एग्जाम आपके हो गए, एक आपका PO हो गया, दूसरा आपका क्लर्क हो गया। IBPS के भी 2 एग्जाम हो गए, एक आपका PO हो गया, दूसरा आपका क्लर्क हो गया। SBI के भी 2 एग्जाम हो गए, एक आपका PO हो गया, दूसरा आपका क्लर्क हो गया। अब इसके बाद मैं मिसलीनियस एग्जाम्पल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मिसलीनियस एग्जामिनेशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आपके SO के भी सारे एग्जाम आ जाएंगे। जैसे RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी आ जाएगा, RRB का RRB GBO वाला आ जाएगा, SBI का CBO है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, SO के एग्जामिनेशन है, नाबार्ड, SIDBI, SEDBI, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक एवरेज कैंडिडेट की बात करूँ, अगर एक कॉमन कैंडिडेट की बात करूँ, एक सिंपल ग्रेजुएट की बात करूँ, तो ये 2, 4, 2, 6, 1, 7, इन 7 एग्जामिनेशंस के लिए वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता है। और उसके बाद उस बीच में कुछ और भी अगर एग्जामिनेशंस आते गए, जैसे SSA का हो गया, EPFO का, या फिर उसके बाद ESIC के कुछ फॉर्म्स अगर आपके आ गए तो वो एक अलग बात है। बट जनरली दिमाग में रख करके जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में घुसता है वो इन्हीं 4 एग्जामिनेशंस के लिए आपका होता है, ठीक है। 2022 के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनका फेलिसिटेशन आपने देखा ही होगा, शॉर्ट्स आपने वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे। 23 अप्रैल को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनका जो है वो एक फेलिसिटेशन किया गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोग्राम था। आई होप कि अगले साल आप सब लोगों के साथ भी हम लोग अड्डा 24/7 के साथ आप सब लोगों के साथ इस तरीके की एक पार्टी हम लोग ज़रूर बनाएंगे। आप सब लोग एक बार मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने एग्जाम लिखे हैं सिर्फ इतने में से क्या क्या आपका टारगेट है। किसी का स्पेसिफिक टारगेट कोई एग्जामिनेशन है कि सर IBPS, या फिर सर SBI, या फिर सर RBI असिस्टेंट, या फिर RRB, या फिर आप सोच रहे नहीं सर ऑल, सारे के सारे एग्जाम्स मुझे देना है। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग सारे के सारे लोग मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि आपका वो जो सिलेक्शन है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर कुछ लोगों का टारगेट RRB है और वो सोच रहे हैं कि सर RRB मेंस में जाकर के पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ना वो आपका RRB को लेकर के सबसे ज़्यादा रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर आप RRB के लिए अभी पीछे पड़ गए हैं तो अभी के फ़िलहाल 3 महीने
या 2 से ढाई महीने आप आरआरबीज के लिए पूरा मैथ्स और रीजनिंग यही पढ़ेंगे, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट प्री में आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक, तो 2.5 महीने तक आपके इंग्लिश से कोई पाला नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने तक आपके इंग्लिश से कोई पाला नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हैं। उसके फिर मान लेते हैं कि उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के 15 दिन बाद उसका एग्जाम हो, तो मान लेते हैं 1 और महीने बाद, तो कम से कम 4 महीने तक आपकी इंग्लिश का कोई भी आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और ऑल ऑफ ए सडन आपको इंग्लिश में मेंस का लेवल आपको टच करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आरआरबी के जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिस्क में है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मेजर एग्जामिनेशंस आप में से देखो, बहुत सारे लोगों का जो टारगेट आपका एसबीआई होता है, एसबीआई की एंट्री थोड़ी सी अलग होती है, स्पेशली एसबीआई पीओ की, है ना, तो एसबीआई पीओ का भी प्रिपरेशन आप उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश इंपॉर्टेंट आपका इसलिए सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि आपके सिलेक्शन में, भले ही आप इसका रूल समझते नहीं हैं, लेकिन 2022 में भी जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उनके सिलेक्शन में इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि 2022 में भी अगर आप देखें मेंस के पेपर में रीजनिंग और मैथ्स थोड़े से टफ आए थे, तो याद रखिएगा अगर लेंदी पेपर भी आता है रीजनिंग और मैथ, तब भी सिलेक्शन उसी का होगा जिसने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पाए होंगे, और अगर रीजनिंग और मैथ बहुत आसान आया होगा तब भी सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए होंगे। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जनरली, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, अभी जितने भी लोग हैं ना, आप में से भी 90% ऐसे लोग होंगे जो मैथ्स और रीजनिंग ही दिमाग में यहीं पे पढ़ता होगा, मैथ्स और रीजनिंग वहीं सबसे ज़्यादा पढ़ते होंगे। और मुझे बहुत अजीब सी लगती है ये चीज़ कि जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है ना, उसी को और ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट जो वो लोगों में बैठा है, या फिर बैठा दे रहे हैं लोग, ठीक है, फैकल्टीज़ बैठा दे रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है कि ये एक मेंटालिटी, जो एक माइंडसेट बना हुआ आ रहा है कि जिस सब्जेक्ट में आप 90% पा रहे हैं, कोशिश और करो कि उसमें 100% पा जाओ, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप 30% पा रहे हैं उसको कोशिश मत करो, 40% पा रहे हैं उसको कोशिश मत करो कि आप 80% पाओ, नहीं, वो कोशिश मत करो। तो ये बहुत ही गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। 2022 में जिनका सिलेक्शन आप उनसे पूछिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग में हाँ भाई ज़्यादा नहीं कर पाए, रीजनिंग में भी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो पाया, लेंदी बहुत पेपर था, लेकिन इंग्लिश में मेरा बहुत अच्छा नंबर आ गया। क्योंकि प्री में मेरिट लिस्ट में जो इंग्लिश आपका जो नंबर जो जाएगा, पूरा मेंस में जो मेरिट में आपको नंबर जाएगा, वो यही सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट होंगे मेरिट लिस्ट के, जो है वो नंबर टॉप करने में, है ना। मेंस की अगर बात करें तो 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश और एक जीए, और प्री में अगर बात करें तो ये एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। और सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो इंग्लिश है, आप लोग भी मानेंगे इस बात को, सबसे ज़्यादा। क्यों? रीजनल मीडियम। क्यों? दूसरा, क्योंकि जो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आता। मैथ्स में आपने डायरेक्ट कुछ पढ़ा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, रीजन में आपने डायरेक्ट कुछ पढ़ा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, लेकिन इंग्लिश में आपको मिलेगा नहीं, इंग्लिश में आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल। अगर आप बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हैं तो बोट एंड स्ट्रीम के फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम करिए, है ना। इनइक्वालिटीज के फॉर्मूलाज पढ़िए, इनइक्वालिटीज कर लीजिए। कोडिंग या डिकोडिंग के फॉर्मूलाज पढ़िए, कोडिंग या डिकोडिंग पढ़ लीजिए। लेकिन केवल नाउन के चैप्टर्स को पढ़ करके आप पूरा का पूरा एरर डिटेक्शन कर पाएंगे? आप एरर डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाउन बेस्ड भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। नाउन के ऊपर भी अगर मैं आपको कोई एरर डिटेक्शन देता हूं फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उस क्वेश्चन में अगर टोटल 15 वर्ड्स हैं तो सारे 15 के 15 नाउन होंगे क्या? नहीं, आप पढ़ रहे हैं नाउन के रूल पढ़ रहे हैं, नाउन के एरर्स निकाल रहे हैं, लेकिन उस सेंटेंस में नाउन भी लिखा होगा, प्रोनाउन भी होगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे, प्रीपोजिशन, सब एक चीज़ दी गई होगी। तो इंग्लिश को लेकर के हमारा जो है ना, एक क्या बोल सकते हो उसे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अब हम आते हैं इंग्लिश को यहाँ पे चीज़ों को तैयार कैसे करना है। तो अगर आप इंग्लिश बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपको तीनों चीज़ें सही से करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहला तो आपको है ग्रामर, बिना इसके संभव नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा, और भाषा में आपको ग्रामर आएगी, व्याकरण आएगी ही आएगी, भाषा में आपको वोकैब आएगा ही आएगा, ये 2 चीज़ें। और साथ ही साथ अगर आपको मॉक बहुत ही बढ़िया करना है, एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़िया नंबर लाना है, तो आपको ये रीडिंग जो हैबिट है ना, वो भी आपको करनी पड़ेगी। ग्रामर, वोकैब और रीडिंग, ये दोनों के दोनों मैं आपको YT पे सुबह YouTube पे 8 बजे का सेशन लेता हूँ, मैं वहाँ पे आपको कंप्लीट करा देता हूँ सारा का सारा, आप 8 बजे, ठीक है। इसमें मंथली PDF भी आपको देता हूँ, क्वार्टरली PDF भी आपको मैं देता हूँ, हर एक चीज़ इसमें आपकी फ्रेजेस एंड इडियम्स भी मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है। रिवीजन वोकैब भी यहीं पे करवा देता हूँ, जो प्रीवियस डे के हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब आपको यहीं पे मैं करवा देता हूँ। तो पूरा वोकैब, और प्लस उसके बाद हम लोग रीडिंग करते हैं पैराग्राफ,
पैराग्राफ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीड करते हैं। तो अगर ये दोनों वाला पार्ट है वोकैब और रीडिंग, तो इसके लिए आप सुबह 8 बजे मेरे साथ वाईटी पे जुड़ जाएं, बात खत्म। लेकिन ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ग्रामर, प्री ओरिएंटेड ग्रामर के क्वेश्चंस, मेंस ओरिएंटेड ग्रामर के क्वेश्चंस, ये सारा का सारा, इसके लिए आपको जाहिर सी बात है पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सिलेबस। पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। और कंप्लीट सिलेबस में आपको क्या आ जाएगा, कंप्लीट सिलेबस में आपको जितने भी इंग्लिश के पूरे टॉपिक्स हैं वो सब कुछ आपको करने पड़ेंगे, है ना। कंप्लीट सिलेबस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एरर्स हैं, है ना, फिलर्स हैं, ठीक, क्लोज टेस्ट है, ओके, पैरा जंबल है, वर्ड स्वैप है, वर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैराफिलर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका हो गया कनेक्टर्स हो गए, मैचिंग हो गया, मैच द कॉलम्स आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका हो गया वर्ड यूसेज आपका हो गया, वर्ड यूसेज आपके हो गए। तो ये मेजर आपके हैं, एरर्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ठीक है, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराफिलर्स, कनेक्टर्स हो गया, मैच द कॉलम्स आपका हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, है ना, आरसी आपका हो गया। तो ये आपके मेजर सेक्शन से जो इंग्लिश में आपको इससे पूछे जाते हैं। लेकिन इनको पढ़ने से पहले आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, कंडीशनल्स हैं, ठीक है, कंडीशनल्स वगैरह, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनको करने से पहले आपको ये पूरा का पूरा करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो ग्रामर हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं, जिस बैच की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उड़ान बैच की, उसके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्टडी प्लान के ऊपर बात कर लेते हैं कि भैया स्टडी प्लान क्या है। यहाँ पे ये रहा आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लान, आप ये देखिए, है ना, ये आप देखिए, ध्यान से देखो, ये हमारा स्टडी प्लान, ठीक, क्या है, ये देखो, क्लास 1 नाउन, ठीक है, ध्यान से समझो, क्लास 1 नाउन, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, ओरिजिन, यूज और नंबर के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एक बात बताओ, आपका टाइप्स ऑफ नाउन्स, है ना, तो कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसलिए जरूरी है टाइप्स ऑफ नाउन्स, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के भी रूल्स होते हैं, मटेरियल नाउन के भी रूल होते हैं, है ना, प्रॉपर नाउन के भी रूल होते हैं, कॉमन नाउन्स के भी रूल होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के भी रूल होते हैं, जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जब नाउन शुरू किया जाता है तो बस नाउन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके 5 टाइप्स। अब चलिए रूल्स ऑफ नाउन्स पढ़ते हैं। तो रूल्स ऑफ नाउन जब पढ़ने लगते हैं तो पूरा एक ही तरीके का रूल्स पढ़ाता है जो आपको किताब में मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, यहाँ पे 5 तरीके के नाउन्स और 5 तरीके के नाउन्स के अलग अलग रूल्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और सर वो जरूरी है क्या, वो रूल्स, वो रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, वो आपके एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, यूसेज आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्लास 2 में हम लोग आएंगे रूल्स और एप्लीकेशंस पे। क्लास 1 में हम लोग क्या आ रहे हैं, क्लास 1 में हम लोग आ रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, यूसेज पढ़ लेंगे कि किस किस नाउन्स का किस तरीके से यूज किया था। जैसे फिश, कहीं पे फिशेस दिया हुआ तो क्या वो सही है, गलत है ना। ज्वेलरीज कहीं पे दिया हुआ है तो क्या वो सही है, फिर गलत है। हम कब यूज कर सकते हैं फिश, कब यूज करेंगे फिशेस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के सामने इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे आपने कभी बोल दिया मिस्टर संतोष कुमार रे, तो द संतोष रे कुछ लगाएंगे, असंतोष रे लगा सकते हैं या नहीं, या नो प्रपोजिशन यूज होगा, कब लगा सकते हो। तो ये सारा का सारा हम लोग क्लास 1 में पढ़ रहे हैं। क्लास 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स एंड एप्लीकेशंस। क्लास 3 आपका पूरा का पूरा हो जाएगा आस्क योर डाउट्स इन नाउन, जब हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे होंगे और आपके डाउट्स भी आ रहे होंगे। क्लास 4 में भी सेम है। क्लास 4 में आपको क्या होगा, प्रोनाउन का पहली क्लास होगी, कॉन्सेप्ट, टाइप्स और यूसेज। क्लास 5 में प्रोनाउन के रूल्स और एप्लीकेशंस। क्लास 6 में आपके आस्क योर डाउट्स। क्लास 7 में वर्ब। अब वर्ब में देखो मैंने बिल्कुल अलग अलग आपको टॉपिक्स रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट पूरा वर्ब का। और थोड़ा बहुत जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से पता है कि कॉन्सेप्ट का मतलब वर्ब का डेफिनेशन नहीं, वो चीज़ जो बिल्कुल आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलने वाली। और आप कंटेंट तो बिल्कुल एकदम मतलब उसके लिए तो आप एकदम अलग ही रहिए कि यहाँ पे वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं
जो आपके जड़ों को पुख्ता कर देगी, इंग्लिश में फाउंडेशन को मजबूत कर देगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स को हिला कर रख देगी और वो बल्कि मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे, मोडाल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, कॉजेटिव एंड लिंकिंग। सर ये क्यों जरूरी, इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं क्या? आपको पता है ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे आते हैं, या रूल्स में ऑब्जेक्ट वर्ड बहुत बार आता है। तो वो ऑब्जेक्ट आपको कब समझ में आएगा? जब आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मैं पढ़ा रहा हूँ, तब आपको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। समझ मेरी बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। कॉजेटिव और लिंकिंग, सर ये क्या जरूरी है कॉजेटिव लिंकिंग? इसके बारे में आपको आइडिया जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब से क्वेश्चन पूछे आते हैं। लेट मी टू एंटर द क्लास, है ना, गेट द वर्क डड, गेट द वर्क डिड, या गेट द वर्क डू। तो पॉजिटिव वर्ब्स में हमेशा क्या आते हैं? एक स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दूसरे स्ट्रक्चर में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इससे सब आपका ये सब क्लियर होगा। क्लास 8 में आपके वर्ब का रूल्स और एप्लीकेशन हो जाएगा। क्लास 9 में सेम आस्क यू डाउट्स। क्लास 10 में आपका टेंस के ऊपर सारे हैं, टेंस रूल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, आस्क यू डाउट्स। अब क्लास 13 में आपका कंडीशनल है। कंडीशनल में देखो चारों टाइप के कंडीशनल मैं आपको पढ़ाऊंगा, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और जीरो कंडीशनल। जनरली आपको सिर्फ 2 ही टाइप के कंडीशनल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चारों टाइप के कंडीशनल पढ़ाऊंगा और चारों आपके एग्जाम में आते हैं। चारों के चारों आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एकदम चारों के चारों, है ना। क्लास 15 एडजेक्टिव आपका हो गया सेम। अब एडजेक्टिव में देखो डिग्रीज बिल्कुल अलग से आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। क्लास 17 आस्क यू डाउट्स हो गया। एडवर्ब में भी देखो पहले वाले में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, और उसका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। नेक्स्ट वाले क्लास में आप देखिए रूल ऑफ इन्वर्शन, डैंगलिंग मॉडिफायर, बहुत जरूरी है। सर ये क्या कहाँ से नया नाम लाए हैं? नया नाम नहीं लाया हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला बीइंग वीक इन इंग्लिश, being weak in English, I advise you to join उड़ान। being weak in English, I advise you। इंग्लिश में वीक होने की वजह से मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप उड़ान ज्वाइन करिए। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकली, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं being weak in English, I advise you, तो इसका मतलब होता है कि I am weak in English, और इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूं कि आप उड़ान ज्वाइन करें, है ना। तो ये जो गलती हो रही है ना, ये आपकी है डैंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है। उसके बाद देखो फिर प्रेपोजिशन में आ गया कॉन्सेप्ट ये, और ये मैंने नया आपको ऐड किया हुआ है प्रेपोजिशन, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो जनरल प्रेपोजिशंस है, प्लस उसके साथ ये जो कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस है, जैसे बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, अगो, बैक, अपोजिट, अमिड, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, ऑन टू, आउट ऑफ, ये सब इसके डिफरेंस आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। फिर कंजंक्शंस में भी आपका सेम आ गया। अब उसके बाद एक नया मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, ग्रामर बाइट्स। ग्रामर बाइट्स में आपको क्या होते हैं? जो कंफ्यूजिंग कंजंक्शंस, कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज, कंफ्यूजिंग डिफरेंस, वो वाला आपको पता चलेगा। जैसे कि देखो ओइंग टू, बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ड्यू टू इलनेस, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, सही है गलत है। बिकॉज ऑफ, ये इनमें आपको पता चलेगा। इन ऑर्डर टू, फॉर, इन ऑर्डर टू के बाद टू और फॉर का डिफरेंस, सो एज टू या सो दैट, ये सब डिफरेंस आएगा। इन ऑर्डर दैट या इन ऑर्डर टू, इन दोनों में कौन सा सही है ना। इन दोनों का यूज आपका कहाँ कहाँ होता है, ये सब आपको आएगा इसमें। आपका ये वाला जो है ना ग्रामर बाइट्स का टॉपिक, इसमें आपको और सारी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। ये तो सिर्फ आप मुझे अभी इतना मिला जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसमें आपका 3-4 टॉपिक और भी ऐड हो सकता है, वो मैं भी खोज रहा हूँ, ठीक है। जनरल इन्फिनिटिव में भी आपको वही चीज़ें आ गई, देखो आर्टिकल्स। अब उसके बाद शुरू होता है एरर। उतना सारा पढ़ लिया, अब आपका आता है एरर। अब एरर में भी देखो 90 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, क्या इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, पूरा प्री एंड मेंस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। एरर देखो 3 क्लास, एरर एरर एरर, ठीक है। और चौथी क्लास में आपको आएगा सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन जो मेंस का आपका मॉड्यूल होता है, मेंस का टाइप, एक ही सेंटेंस में 4 क्वेश्चन, है ना। आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट कौन सा है। सेंटेंस करेक्शन आपको आ जाएगा सेम लेवल। फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज, वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप। वर्ड यूसेज अलग होता है, जैसे मान लो मैंने दे दिया कि कन्वैलेसेंट, ठीक है, या फिर कीन, KEEN। अब कीन से ही 4 सेंटेंसेस बने, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ गलत है या सही है, वो आपके कीन में आ गया, वर्ड यूसेज में आ गया। वर्ड स्वैप आ गया, वर्ड अरेंजमेंट आ गया, फिलर्स, क्लोज टेस्ट आपका आ गया, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल्स की 3 क्लासेस, RCs, मैच द कॉलम्स, ठीक है, स्टार्टर्स, पैराग्राफ फिलर आपका यहाँ पे ऐड किया हुआ है मैंने, पैराग्राफ फिलर ऐड किया हुआ है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक बार गो थ्रू करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इस बैच में मैं आपके मतलब सारा फाउंडेशन बेसिक कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पे 1800 से 2000 क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ, जो कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल की आपकी होंगी, बिल्कुल एकदम अलग अलग। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, उसको कोशिश जो है वो पेपर आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते करते। आप समझ रहे हैं, अगर 1800 से 2000 क्वेश्चंस हो और उसको आप प्रैक्टिस करें तो कितना सही होगा।
है ना। और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिना ये बैच कंप्लीट किए मॉक मत देना इंग्लिश का। जो मॉक आपका टेस्ट सीरीज में ना, वो बिल्कुल भी एक भी टेस्ट आप मत देना बिना ये बैच कंप्लीट किए, ठीक। और आज मैं आप लोगों को इतना क्यों बोल रहा हूँ, इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसको मैं ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टुडे आज आप लोग अगर इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बात देखो, आप लोग यहाँ पे आए adda247.com पे, यहाँ पे आप लोग आए और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे उड़ान टाइप कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे उड़ान टाइप कर देना और उड़ान इंग्लिश फाउंडेशन बैच है जो दूसरा वाला ना, उसको आप क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको आ जाएगा, दिखेगा, है ना। इस बैच की जो रेगुलर आपकी प्राइस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बैच की जो रेगुलर आपकी प्राइस है उड़ान बैच की, ठीक है, द रेगुलर प्राइसिंग इज, उड़ान बैच की जो रेगुलर प्राइसिंग आपकी है दैट इज 1100 रुपीज़, है ना, ठीक। बट ऑफर प्राइस, और ये ऑफर किस चीज़ का है, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये ऑफर किस चीज़ का है। ये भाई कल 23 अप्रैल, ठीक है, मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे ऑफ़र इसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर दी गई थी, ठीक है। और ऑफ़र प्राइस जो है आप इसको 760 रुपीज़ में पा रहे हैं। और वैलिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी पूरे उन क्वेश्चंस की, पूरे वीडियोस की 12 + 12 मंथ्स है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना फ़ायदेमंद ये आपको बैच है, ओनली 750 रुपीज़। आप सोच सकते हैं, आज हमने जब हम लोग एडिटोरियल का सेशन कर रहे थे सुबह 8 बजे, तो एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, वैल्यू फॉर मनी, है ना। तो आपको नहीं लग रहा कि 750 रुपीज़ में आप एक ऐसा बैच यहाँ पे इंग्लिश का ले रहे हैं जो कि रिवोल्यूशन लाएगा आपके प्रिपरेशन में, 100% रिवोल्यूशन लाएगा आपके प्रिपरेशन में, है ना। जितने भी आपके बैंक और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस हैं उन सबको कवर कर रहा है इंग्लिश वाले सेक्शन के पार्ट को। बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे जितने भी लोग हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेशन अभी जो ये जैसे मैं ख़त्म करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके कमेंट बॉक्स में इस बैच के लिंक दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े, ज़्यादा खोजने की कोशिश ना करनी पड़े, क्योंकि आज ऑफर प्राइस है तो इस पर आप ले सकते हैं चीज़ों को। जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, है ना, फाइनेंशियल थोड़े से क्रंच सिचुएशन में है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक बहुत प्राइस तो रखनी पड़ती है यार, है ना। क्योंकि अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, आप सभी समझ सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबको जब सैलरी मिलती है उसकी, तो थोड़ा बहुत एक प्राइस तो है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई एक 750-60 रुपीज़ में ये इस बैच को रखा गया है। बट द प्राइस विल इंक्रीज टुमारो, है ना, 100% ये प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाएगी और ये वैलिडिटी भी आपको कम हो जाएगा। द वैलिडिटी विल बी रिड्यूस टू 6 मंथ्स ओनली एंड द प्राइस विल बी इंक्रीज टू 1100, ठीक है। सो दिस इज वर्थ मनी, दिस इज वैल्यू फॉर मनी। तुरंत के तुरंत आप जाएं, इस बैच को ज्वाइन करें, है ना, और हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे। आप इस बैच को कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा फाइनेंशियली, थोड़ा सा पैसे में थोड़ा सा फ़ायदा होगा, अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। प्रोबेबली 350 रुपये के आसपास, 350 रुपीज़ का आपको फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। और प्लस उसके बाद आपको वैलिडिटी भी जो है वो 12 + 12 में 2025 तक की वैलिडिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। बट मैं यही चाहूँगा कि आज ज्वाइन करें ताकि फ़ायदा जो है वो आपको मिले। आप कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लोग करते हैं, लेकिन अब शायद उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे, है ना। तो भाई पैसा अगर ज़्यादा है तो अब आपके ऊपर, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप इस बैच को तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है। ये बैच, ये रहा वो बैच, ठीक है। और ऐप पे जाकर के ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने किया है, यहाँ पे मोर ऑफर्स में आप आएंगे, मोर ऑफर्स में आने के बाद यहाँ पे आप कूपन कोड एंटर करेंगे, कौन सा, Y194, है ना। कौन सा कूपन कोड ऐड कर रहे हैं, Y194। जैसा आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए ये प्राइस आपकी 799 हो जाएगी। लेकिन ऐप पे जाएंगे अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल है और वहाँ पे जाने के बाद अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर रहे हैं तो इस कोड पे, ये मेरा कोड है, ठीक है ना, इस कोड पे आपको ऑफर प्राइस है 760 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो इस कोड पे यही वाला कोड सिर्फ अप्लाई करना है ताकि ये डिस्काउंट आपको 760 का जो है आपको मिल जाए और आप इस बैच को तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें। डबल वैलिडिटी 12 + 12 मंथ्स में, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे रेगुलर क्लासेस जो भी वगैरह हैं, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और कोड आपको अप्लाई करना है Y194, ठीक है। ऐप पे जाकर अगर आप करते हैं तो इट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स, ठीक है, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। ये कोड याद रखिएगा Y194,
4। ठीक है, और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैं लगा दूंगा। और आप में से जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे प्लीज़ वहाँ पे कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा ऑफलाइन, येस सर आई जॉइंड, है ना, येस सर आई जॉइंड टुडे, येस सर आई जॉइंड टुडे, सो दैट पता चले कि मैं अगर इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ऑफ़र, तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं। नहीं तो अदरवाइज़ क्या फ़ायदा था इसको लेकर आने का, वही चीज़ दे देते 1100 में, और आप जो है 6 मंथ का करिए, क्योंकि जो वाकई में वीक हैं वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, चाहे आज करें चाहे कल करना है, उनको पढ़ना ही है। ठीक है, उनको पढ़ना ही है। अगर आपको लग रहा है कि सर और जो है वो यहाँ से नहीं करेंगे कहीं और से करेंगे, तो आप कहीं और से करें, लेकिन इंग्लिश का फाउंडेशन ज़रूर कंप्लीट करिएगा, इंग्लिश का सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करिएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाईटी पे आपको कितने बजे जुड़ना है? सुबह 8 बजे। किन किन चीज़ों के लिए? 2 पिलर्स के लिए, वोकैब और रीडिंग, वो भी मैंने आपको बता दिया, और पूरा का पूरा ग्रामर, प्री मेंस पूरा, ये सब आपको यहाँ पर जुड़ना है। तो आप कहीं पर और किससे कर सकते हैं, मन है तो कहीं और से करिए, कोई टेंशन नहीं है। मुझसे पढ़ रहे हैं, वाईटी पे मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, डन, ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा समय ले लिया हो तो भाई आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज़, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और फटाफट से, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे जा करके आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।